मॉड्यूल 3 में कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए डैम देखेंगे। कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। ब्रीफली हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि दो तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है, डैम पे। कौन कौन से? एक तो फोर्सेस imparting stability and second one forces causing instability to the dam। ओके, बेसिकली ये दो तरह के फोर्सेस होते हैं। अब अगर इसमें हम जाए, ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस आते हैं डैम को, कौन कौन से फोर्सेस स्टेबिलिटी देते हैं। तो हमने जैसा डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो पहला होता है वेट ऑफ द डैम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेड लोड। ओके, फिर आता है थ्रस्ट ऑफ द टेल वाटर, और तीसरा होता है वेट ऑफ वाटर, जो स्लोपिंग सरफेस होता है उस पे। ओके, वेट ऑफ वाटर ऑन द स्लोपिंग अपस्ट्रीम फेस। तो बेसिकली ये तीन फोर्सेस जो होते हैं, ओके, ये क्या होते हैं? डैम को स्टेबिलिटी इम्पार्ट करते हैं। एंड ये जो फोर्सेस हैं इनको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल के यूनिट वेट से, और फ्लूइड प्रेशर की प्रॉपर्टीज है उसके हेल्प से हम लोग ये तीनों ही जो फोर्सेस हैं इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्सेस कॉजिंग इनस्टेबिलिटी टू द डैम। तो ये कौन कौन से फोर्सेस हैं जो डैम को इनस्टेबल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर देखें तो सबसे पहला और सबसे मेजर रिजर्वायर वाटर प्रेशर। दूसरा अपलिफ्ट, फिर तीसरा सिस्मिक या अर्थक्वेक फोर्स, फिर वेव्स के कारण, ओके, वेव प्रेशर इसको हम लोग कह सकते हैं। पांचवा जो लगता है वो अर्थ प्रेशर एंड सिल्ट प्रेशर।
फिर छठा आइस प्रेशर, सातवां विंड प्रेशर, आठवां थर्मल स्ट्रेसेस। तो ये 8 ऐसे फोर्सेस हैं जो डैम को इनस्टेबल करते हैं। ओके, और ये जो हैं, ठीक है, ये चीजें, ठीक, तो ये सारे जो है वो एजम्पशंस पे बेस्ड है विथ वेरिंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। सारे तो नहीं, मैक्सिमम इसमें से। ओके, और इसमें से मैक्सिमम जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उसका कैलकुलेशन अवेलेबल डेटा पे डिपेंड करता है। साथ ही एक्सपीरियंस और जजमेंट भी जरूरी होता है। ओके, तो हमने देखा कि पहला पार्ट जो है, जो फोर्सेस डैम को स्टेबल रखते हैं, स्टेबल करने में सब हेल्पफुल है, वो सारे डायरेक्टली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है, कैलकुलेट तो ये भी होगा, बट ये सारे जो है वो किसी न किसी एजम्पशन पे बेस्ड हैं, और इनकी रिलायबिलिटी जो है वो वेरी करती है अलग अलग डिग्रीज। ओके, दूसरा कि जो ये फोर्सेस हैं इनस्टेबल के लिए, डैम को अनस्टेबल जो करते हैं, इसके लिए जो डेटा अवेलेबल होना जरूरी है। ओके, डेटा अवेलेबल होना जरूरी है, और साथ ही एक्सपीरियंस और जजमेंट भी जरूरत पड़ जाती है। ओके, तो जरा हम देखें किस तरह ये फोर्सेस एक्ट। ये हमारा डैम है। ओके, सपोज ये रिजर्वायर लेवल है, डाउन स्ट्रीम में सपोज टेल वाटर जो है वो इस लेवल तक है, एंड डैम में एक ड्रेनेज गैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। इसका पर्पज आगे बताया जाएगा। तो प्रेशर कौन कौन सा है, सबसे मेजर जो है ये वाटर प्रेशर, ये अपने यहाँ से टू थर्ड हाइट पे एक्ट कर रहा होगा। देन जो सिल्ट होगा, okay, वो भी होगा। तो सिल्ट वाली हाइट क्या होगी, कम होगी।
Okay, then इसको हम लोग H3 नाम दे देते हैं। अर्थक्वेक के कारण सीज्मिक फोर्सेस इसके अलावा वेव्स के कारण यहाँ ऊपर में प्रेशर लगता है, इस तरह वैरी करता है। टिल वाटर के कारण प्रेशर लग रहा होता है, थ्रस्ट जो डैम को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा अर्थक्वेक के कारण, ठीक है, अर्थक्वेक के कारण हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी लगते हैं। ये तो इनर्शिया फोर्स हो गया H2 अर्थक्वेक के कारण। और अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, डैम बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी लग रहे होते हैं। ये कह दिया हमने H6। तो ये सारा H जो हम यूज कर रहे हैं, H मीन्स हॉरिजॉन्टल, ये सारे क्या लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लग रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें जरा वर्टिकली कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो वर्टिकल में सबसे पहला क्या लगता है, सबसे मेजर डैम का जो खुद का सेल्फ वेट है। देन ये जो इस पोर्शन में वाटर कॉलम होता है, इस स्लोप पोर्शन पे, तो इस पे लग रहा होता है वाटर का प्रेशर जो डैम को स्टेबल रखने में सहायक है। इसके बाद तीसरा मेजर जो फोर्स होता है वो होता है अपलिफ्ट। ठीक है, तो अपलिफ्ट क्या होता है, यहाँ पे अपलिफ्ट का जो इंटेंसिटी होता है वो, तो जितना वाटर कॉलम स्टैंडिंग है उतना ही ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड की जाती है ताकि यहाँ पे अपलिफ्ट क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, इस तरफ जितना वाटर कॉलम उतना अपलिफ्ट यहाँ पे लगेगा। ओके, तो ये अपलिफ्ट हमारा लग रहा होता है तीसरा मेजर वर्टिकल फोर्स। और चौथा अर्थक्वेक के कारण ही क्या होगा कि वर्टिकल फोर्स भी लगता है। ओके, तो V4 ऊपर नीचे दोनों साइड लगता है, तो V4 हमने ऐसे लिख दिया, इसको V1 लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। नोमेनक्लेचर अगर दे दें हम लोग, ठीक है, H हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कौन कौन से, H1 क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑन अपस्ट्रीम फेस। Okay, then we have H2। तो H2 क्या है, inertia force of water
ड्यू टू अर्थक्वेक। तीसरा जो फोर्स है वो क्या है? एक्सेस फ्लूइड प्रेशर ड्यू टू सिल्ट। ओके, फ्लूइड प्रेशर ड्यू टू silt on upstream phase। ठीक है, देन हमारा H4 है। H4 क्या है? इम्पैक्ट ऑफ वेव्स। फिर H5 है, वो क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर of tail water on downstream phase। ठीक है, and then finally H6। H6 क्या है? horizontal force due to earthquake। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए। देन जरा वर्टिकल हम लोग देख लें। वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा? V1 ये क्या है? ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द मास ऑफ डैम। ये क्या हो गया? वेट हो गया। अदर वर्ड्स में कहें V2 क्या है? ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द मास ऑफ वाटर ऑन अपस्ट्रीम inclined face। देन V3 ये क्या है? अपलिफ्ट प्रेशर। V4 क्या है? inertia force ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, तो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जरा देखें कि कौन से फोर्स जो मेजर फोर्सेस हैं, ठीक है, कौन सा कितना लग रहा है और क्या असर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें डेड लोड की या वेट ऑफ डैम की। ठीक है, तो डेड लोड कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? वेट ऑफ कंक्रीट या मेसनरी जो भी है, या अगर दोनों टाइप के मटेरियल्स यूज हुए हैं, ठीक है, प्लस जो भी अपॉर्चुनेंसेस हैं, वेट ऑफ appurtenances, ये जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ओके, सच एज सपोर्ट में क्या होता है? पायर रहता है,
ठीक है, तो पायर्स हो गए, गेट्स हो गए, एंड अगर ब्रिज है तो ब्रिज हो गया। ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग ये जो डैम की बॉडी है, ओके, डैम बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन को सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप में डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका अलग कर सकते हैं, या तो वैसे या फिर इस तरह हम लोग इसमें अलग शेप बना के देखें। डेड लोड अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। सपोज ये डैम बॉडी है, ओके, इसको हम लोग ऐसे एक ट्रायंगल में कर दिए, इस तरह कर दिए तो एक और सिंपल रेक्टेंगल बन गया, एंड इस तरह पे ट्रायंगल बन गया। और ये इनका हाइट या अदर आरएल्स वगैरह अगर गिवन है तो उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं और पर यूनिट विड्थ के लिए वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड जो होता है, ओके, वो क्या होता है, वाटर प्रेशर, मेजर फोर्स वाटर प्रेशर। अब ये वाटर प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा होता है, तो ये सपोज फुल रिजर्वायर लेवल है, तो वाटर यहां तक भरा हुआ है। ओके, ठीक है, तो और इस तरफ भी वाटर रहता है जैसे यहां तक है। ठीक है, तो हमको दोनों साइड वाटर प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये मेन ओवर टर्निंग या डिस्टेबलाइजेशन फोर्स है, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो अप स्ट्रीम में ये कितना हो जाएगा, सपोज ये वाटर कॉलम की हाइट है h। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर डायग्राम जो वाटर का बनाएंगे तो वो क्या बनता है, ट्रायंगुलर बनेगा, एंड इट विल एक्ट एट दिस पोजीशन। सिमिलरली इस तरफ बनाएंगे तो ट्रायंगुलर ही बनेगा, एंड इट विल एक्ट एट दिस पोजीशन। ओके, तो ये अगर h है तो ये कितना हो जाएगा, h/3। ओके, एंड अगर ये क्या है, ये h है, स्मॉल h, तो ये कितना हो जाएगा, h/3। ठीक है, ट्रायंगल है तो h/3। ओके, तो इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया देखें, ओके, तो ये बेस पहले कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा W H। W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर ले रहे हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी WH, एंड ओवरऑल अगर कहें तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ इंटू WH इंटू H, यानी WH² ओके, यही हो जाएगा। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम साइड में WH²/2। ओके, तो इसको अगर हम लोग P1 से डिनोट कर दे रहे हैं, ये P1 है, एंड सपोज दिस वन इज P2, तो P1 इज इक्वल टू WH²/2। ओके, acting horizontally
at a height h/3 from base। डैम के बेस से h/3 हाइट पे ये P1 एक्ट करेगा। ओके, एंड इस पार्ट का अगर हम देखें, ठीक है, इस पार्ट का तो क्या हो जाएगा, ये इंक्लाइंड पोर्शन है, तो इस तरफ वाटर का वेट सपोज भी h1 कह दे रहे हैं, ये भी हम लोग उसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और इस तरफ भी ऐसे इंक्लाइंड है, तो इस तरफ भी हम लोग VH2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में प्रेशर, वाटर प्रेशर क्या होता है, हेल्प्स इन स्टेबिलिटी। तो डाउन स्ट्रीम में P2 कितना हो जाएगा, WH²/2 एक्टिंग हॉरिजॉन्टली at a height h/3 from base। ओके, तो इस तरफ VH2 जो है वो उस कॉलम का, वाटर कॉलम का इंक्लाइन पार्ट पे वेट हो जाएगा। ओके, नाउ आगे अगर देखें तो अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है, तो अपलिफ्ट के लिए हम लोग पहले एक बार डैम का फिर से बना लें डायग्राम। इसमें इतना वाटर है, ये वेट है, ठीक है, ये इस तरह से हमारा है। नाउ तो अपलिफ्ट प्रेशर जो है, ठीक है, वो इंटरनल प्रेशर की तरह जो पोर्स हैं, क्रैक्स है या माइन्यूट फीचर्स वगैरह हैं, उसमें पानी घुस जाने के कारण अकर करता है अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, तो अपलिफ्ट प्रेशर हम लोग देखते हैं जो, ठीक, उसमें क्या देखते हैं कि विद इन द डैम, विद इन द बॉडी ऑफ डैम क्या चल रहा है। ठीक, कॉन्टैक्ट जो सरफेस है, ओके, बेस और फाउंडेशन के बीच, ठीक, और फाउंडेशन में, ठीक है, तीन जगह हमारा अपलिफ्ट प्रेशर मेनली लगता है। और अपलिफ्ट प्रेशर का जो है वो बेसिकली दो कंस्टिट्यूएंट्स है। एक तो क्या है, एरिया फैक्टर, ठीक, कितने एरिया में अपलिफ्ट लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं एरिया फैक्टर। और दूसरा होता है इंटेंसिटी फैक्टर। ठीक है, इंटेंसिटी फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल इंटेंसिटी अपलिफ्ट प्रेशर का और जो इंटेंसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है, हेड से टेल वाटर तक का, ओके, उनके बीच का रेशियो। ठीक, ये होता है अपलिफ्ट प्रेशर। नाउ
जो अपलिफ्ट प्रेशर है, ठीक है, उसके लिए यूएसबीआर रिकमेंडेशंस क्या क्या है। तो अगर ये देखें तो एक केस होता है, ठीक है, यूएसबीआर का जो रिकमेंडेशन है वो क्या सजेस्ट करता है कि अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक वाटर प्रेशर के इक्वल लेंगे, ठीक है, कहाँ पे, टो पे, और जो हिल है हिल पे, ठीक, और दोनों को हम लोग मिला देंगे कि जैसे ये है इस तरह अगर, ठीक है, तो क्या कर यूएसबीआर रिकमेंडेशन क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो वाटर प्रेशर है, यहाँ पे वाटर प्रेशर कितना, जितना आप स्ट्रीम में हेड है तो डब्ल्यू एच, और यहाँ पे वाटर प्रेशर कितना, डब्ल्यू एच, तो जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है, कि अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी adopt uplift pressure intensities equal to the hydrostatic pressure of water at the toe and heel joined by straight line in between. Okay. अब बात आती है कि अगर कोई ये प्रोवाइड कर दिया जाए ड्रेनेज गैलरी, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था, तब क्या होगा, ठीक है, ये एक सीन हो गया। दूसरा सीन जो है वो ये है, डैम है, डैम में ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ड्रेनेज गैलरी जो होता है ये जनरली इंस्पेक्शन पर्पज और जो भी वाटर सिप कर जा रहा है डैम बॉडी में वो इससे आके इसमें जमा हो जाए और इसके थ्रू फिर बहा के बाहर कर दिया जाता है। ओके, तो अगर ड्रेनेज गैलरी है तो उसके लिए यूएसबीआर रिकमेंडेशन जो है वो हम लोग देखें। यहाँ एच हाइट का वाटर कॉलम है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में स्मॉल एच वाटर कॉलम है। ओके, ये कितना यूएसबीआर रिकमेंडेशन जो है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करें तो यहाँ तो यूएसबीआर रिकमेंडेशन से अगर देखें तो यहाँ पे कितना इंटेंसिटी डब्ल्यू एच, ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। तो जब ड्रेनेज गैलरी नहीं था तब के लिए क्या है रिकमेंडेशन कि हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, बट अगर ड्रेनेज गैलरी है, ठीक है, तो ड्रेनेज गैलरी का जो ये लाइन ऑफ ड्रेन है ये डॉट लाइन से जो ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक, इस लाइन ऑफ ड्रेन के कारण जो ड्रॉप आएगा थोड़ा सा वो क्या आएगा, इस जगह पे प्रेशर इंटेंसिटी डब्ल्यू एच माइनस एच बाय 3 इतना होगा, ठीक है, सॉरी डब्ल्यू एच प्लस एच माइनस एच बाय 3, ओके, इतना हो जाएगा। मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते थे ये नहीं है, स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ इतना एंड देन फिर इतना। ओके, तो इसके अलावा और केसेस हैं, ठीक है, कि क्रैक डेवलप हो सकता है डैम में। ओके, क्रैक कहाँ डेवलप हो सकता है, तो बिल्कुल इस लोकेशन पे एक, यहाँ पे एक,
यहाँ पे, ठीक है। देन अगर हमारा स्लोप चेंज हो रहा है, जहाँ भी मतलब स्लोप चेंज करा रहे हैं हम लोग अप स्ट्रीम में, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, क्रैक्स एक तो बेस पे होगा और दूसरा जहाँ भी ये चेंज आएगा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे हो गया। अगर यहीं से हम लोग ऐसे करते, ओके, तो क्रैक क्या आता है, यहाँ पे आता। ओके, यहाँ से अगर हम लोग करते तो क्रैक कहाँ आता है, यहाँ पे आता। ठीक है, तो वो केसेस भी हैं। एंड उसके कारण क्या होता है, हमारा अपलिफ्ट बढ़ जाता है। ओके, इसके अलावा सीज्मिक फोर्सेस जो है, ठीक है, वो है तो अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन जनरेट होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि डायनेमिक लोड्स डैम पे आ जाते हैं। ओके, और जो वाटर में पीछे स्टोर्ड है उसमें भी डायनेमिक लोड एक्ट करने लगता है, क्योंकि क्या होता है पूरा एकदम कि कोई फिक्स डायरेक्शन तो रहता नहीं है मूवमेंट का, अर्थक्वेक का। ठीक है, तो उसके कारण डैम बॉडी भी हिल जाता है और वाटर भी हिलता है, जिसके कारण क्या होता है, वेव जनरेट होता है। ठीक, वो डैम के बॉडी को हिट करता ही है। साथ ही जो हमारा अर्थक्वेक होता है, तो अर्थक्वेक का भी जो वेव होता है, ठीक है, उसके कारण डैम के फाउंडेशन में, क्योंकि अर्थक्वेक कहाँ एक्ट करता है, फाउंडेशन पोर्शन में। ठीक है, तो फाउंडेशन पे क्या होता है, एक्सेलरेशन इम्पार्ट कर देता है वो वेव जो है, अर्थक्वेक वेव। और इसके कारण अर्थक्वेक, ये जो हमारा डैम का फाउंडेशन है वो क्या कर सकता है, स्लिप कर सकता है। ठीक है, और ये इन एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, और चीज के एक तो डैम बॉडी में इनर्शिया फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो लोअर लेयर्स हैं डैम के, पहले वहां पे स्ट्रेस जनरेट होता है एंड धीरे धीरे वो पूरे डैम बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक, ये जो एक्सेलरेशन होता है ये क्या, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। हाँ, और कंपेयर टू वर्टिकल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, जो अर्थक्वेक एक्सेलरेशन है उसको नॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका एक फ्रैक्शन के रूप में। ओके, और वो कितना लिया जाता है, अल्फा इंटू जी। ठीक है, अल्फा कहलाता है सीज्मिक कोफिशिएंट। ओके, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थक्वेक acceleration is expressed as a fraction of g। okay, कितना आता है ये, अल्फा इंटू जी। ओके, ये होता है अल्फा इंटू जी। अल्फा क्या है, सीज्मिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये सीज्मिक कोफिशिएंट जो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एक तो इंटेंसिटी कितनी है अर्थक्वेक की,
दूसरा zone in which dam is located, तीसरा मटेरियल की इलास्टिसिटी, ऑफ द डैम एंड फाउंडेशन मटेरियल। ये 3 फैक्टर्स पे सिस्मिक कोफिशिएंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो डैम हाइट अगर अप टू 100 मीटर है, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा आई अल्फा नॉट लिया जाता है। ठीक है, जहाँ बीटा क्या है, सॉइल फाउंडेशन फैक्टर, ओके, डैम के लिए 1 लिया जाता है, आई हो गया इंपॉर्टेंस फैक्टर, डैम के लिए 2 लिया जाता है, अल्फा नेट बेसिक सिस्मिक कांस्टेंट, ओके। ये चीज हो गया सॉइल फाउंडेशन कोफिशिएंट। ये चीज हो गया इंपॉर्टेंस फैक्टर। ये हो गया बेसिक सिस्मिक कांस्टेंट। नाउ अगर ये तो था अप टू 100 मीटर, अगर डैम हाइट 100 मीटर से ज्यादा हो तो उस केस में अल्फा इक्वल टू होता है बीटा आई एफ नॉट एस ए बाई जी। ठीक है, एफ नॉट क्या है, सिस्मिक जोन फैक्टर, ओके, और एस ए बाई जी ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, ओके। ये चीज आया है कहां से, आई एस, ये चीज आया है ये चीज आया है कहां से, आई एस 1893 2002 पार्ट 1 से। ठीक है, अर्थक्वेक का कोड है, तो उस कोड में ये फॉर्मूला दोनों गिवन है, ओके। तो ये मेजर यही 4 ही लगते हैं, बाकी जो है सबके लिए एम्पिरिकल इक्वेशन